नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आजीविका की क्लास ले रही हूं मैं कंटिन्यू अभी एडीओ के नाम से। तो उसमें एक हरित क्रांति टॉपिक है इकाई 1 में, अगर आप देखे होंगे तो हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन जो है हर साल आते हैं एडीओ जब भी होता है उसमें, और खास करके कभी कभी अन्य एग्जाम में भी आते रहते हैं। कहीं ना कहीं हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ये आपको स्पेशली तो एडीओ के लिए तैयार करना ही है, बाकी एग्जाम के लिए भी तैयार करके रखना है। तो हरित क्रांति क्या है, कैसे ये लागू हुआ, किस तरीके से इसमें काम हुआ है, ये सारी चीजों को हम जो है पढ़ेंगे और डिटेल में आप इसका नोट्स भी यहीं पे बना लीजिएगा। और जिन लोगों को भी नोट्स हार्ड कॉपी चाहिए या सॉफ्ट कॉपी चाहिए, कृपया करके वो जब पूरे कोर्स कंप्लीट हो जाए आजीविका के, तो आप वो जो है ऐप में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और हार्ड कॉपी जिनको चाहिए रहती है सर के पास जो है, सर जो है पोस्ट कर देते हैं, वहां से आप ले सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हरित क्रांति को। हरित क्रांति, ओके, हरित क्रांति मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना आपके लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि कृषि के क्षेत्र में जो एक अभूतपूर्व वृद्धि बोल सकते हो या एक परिवर्तन जो आया, वो कहीं ना कहीं इस हरित क्रांति का फलस्वरूप ही आया है। तो हरित क्रांति से रिलेटेड चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखते हैं। पहली चीज जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति आया क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं परंपरागत जो टेक्निक्स है उस पर डिपेंड थे, और परंपरागत टेक्निक पर डिपेंड होने के कारण हमारा जो पैदावार है बोल सकते हो या उत्पादकता बोल सकते हो कृषि का, वो वृद्धि नहीं हो रहा था। तो उसको हमने क्या किया, एक आधुनिक तकनीकों के माध्यम से या विधियों के माध्यम से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो परंपरागत कृषि पद्धति को आधुनिक कृषि पद्धति से या परंपरागत कृषि तकनीकों को खेती की आधुनिक विधियों से प्रतिस्थापित करना या रिप्लेस करना क्या था, हरित क्रांति था। इसके उद्देश्य में कुछ चीजें शामिल थी, जैसे पहला कृषि उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता वृद्धि। मतलब जो आप प्रति हेक्टेयर उत्पादन ले रहे हो उसमें वृद्धि करोगे, है ना, उत्पादकता में वृद्धि करोगे। उसके अलावा गुणवत्ता, यानी कि पहले जो एक प्रकार का आपको पैदावार हो रही थी उसको उच्च गुणवत्ता वाले पैदावार में आपको क्या करना है, परिणित करना है, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाली जो फसलें हैं वो उगानी है। दूसरा था इसका कृषि की अनिश्चितता को समाप्त करना, यानी कि ये पहले क्या था, लोगों को सिर्फ जो है भरण पोषण करना है, हमको खेती करना है, हमको जितनी जरूरत है उतना हम ले लेते हैं और उसके बाद खेती करते नहीं थे। तो खेती की अनिश्चितता की ओर बनी रहती थी। जैसे मान लो मॉनसून पे जैसे डिपेंड करता है खेती, कई साल सूखा आ गया, किसी साल बाढ़ आ गया, तो खेती की अनिश्चितता रहती है, मतलब खेती अच्छी होगी या नहीं इसका कोई संभावना नहीं रहता। लेकिन मान लो अब हमने हरित क्रांति में नए तकनीकों को अपनाया, तो जैसे सिंचाई पद्धति को अपनाया, तो भाई जिस साल सूखा भी होगा उस साल कृषि की अनिश्चितता कहाँ होगी, हम जो है पैदावार ले सकते हैं। हाँ, बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन कभी कभी जो है ऐसा जो अनिश्चितता बनी रहती है ना, बाढ़, सूखा या किसी कारण परेशानी हो गया, तो जब आधुनिक जो पद्धतियां आई उसके कारण जो है वो अनिश्चितता थोड़ी समाप्त होती दिखेगी। ऐसा इसका उद्देश्य था। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, मैंने हमेशा बताया है कि जो ग्रामीण विकास है उसके पूरा जो बेस है वो कहीं ना कहीं कृषि ही होता है। तो ग्रामीण जो आपका विकास है वो प्रक्रिया तीव्र होगी। साथ साथ इसमें एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हो, ग्रामीण आजीविका में वृद्धि। ओके, ये भी कर सकते हो। उसके अलावा देश में ऐसे कई क्षेत्र थे जो सिंचित थे, कई क्षेत्र थे जहां असिंचित थे। तो यहाँ पर हम ऐसे पैदावार लेंगे जो संकर होंगे और जो बौने बीज का इस्तेमाल करेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों में बढ़ाएंगे। मतलब हम ऐसे जो जैसे बोल सकते हो ज्यादा पैदावार देने वाले संकर बीज और बौने बीज, मतलब छोटे बीज और संकर बीज, हाइब्रिड बीज का उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा, पैदावार जो है ज्यादा बढ़ेगी, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, है ना। अब ये 4 प्रकार के जो उद्देश्य है ना, इन चारों उद्देश्य को हमको पूर्ति करना है। तो उसके लिए हमको एक विशेष कार्यक्रम बोल सकते हो या दिशा निर्देश अपनाने चाहिए, जिसमें क्या क्या था। पहला था भूमि सुधार कार्यक्रम। आप पहले तो भूमि सुधार करो, आपकी भूमि में जो समस्याएं हैं उसको ठीक करो। उसके बाद संरचनात्मक सुविधाओं का विकास, यानी कि आपको सिंचाई सुविधा हो गई या मार्केट हो गया, या आपको ऐसा बोल सकते हो जहां पे आपको जो कीटनाशक वगैरह है या कुछ उपचार के लिए जो खेतों में जो भी मतलब बोल सकते हो रोग वगैरह हो रहे हैं, तो उन सब को ठीक करने के लिए क्या करो, एक प्रकार संरचनात्मक सुविधाओं का विकास। जैसे एक चीज और समझना इसमें, संरचनात्मक सुविधाओं का विकास में जैसे कहीं पे पानी की सुविधा आपको विकसित करनी है, तो वहां पे तालाब बना सकते हो, नलकूप बना सकते हो, एक संरचनात्मक सुविधा हुई। जहां पे आपको लग रहा है कि ड्रिप सिंचाई वगैरह का पूरा सिस्टम लगाना है कि ताकि हमेशा पानी का वो बना रहे, तो आप संरचनात्मक सुविधाओं का विकास कर रहे हो। कहीं पे आप मार्केट बना रहे हो तो आपने हरित क्रांति से जो
पैदावार लिया, उसको बेचने के लिए आप मार्केट ले जा रहे हो, तो वो भी एक प्रकार से संरचनात्मक सुविधा हुई। जहां पर भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करोगे वो सभी के सभी किसमें आएंगे, संरचनात्मक सुविधाओं में आएंगे। ओके, ये सेकंड पॉइंट याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट है वैज्ञानिक कृषि का उपयोग। वैज्ञानिक कृषि कहने का मतलब है जहां पर आप आधुनिक टेक्निक का प्रयोग करते हो। जैसे वैज्ञानिक कृषि में आप यंत्रों का प्रयोग करते हो, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सभी चीजें, है ना। उसके अलावा कृषि पद्धति में अलग अलग कृषि पद्धति को अपनाते हो। उसके अलावा भी और क्या हो सकता है वैज्ञानिक कृषि में, कि आप जो हो परंपरागत जो आपका रोग है, रोग वगैरह के लिए निदान के लिए ना अपना के कीटनाशक वो अपना सकते हो, ज्यादा पैदावार लेने के लिए गोबर खाद न डाल के उर्वरक अपना सकते हो। इस तरीके से ये सारी क्या है, आधुनिक वैज्ञानिक कृषि है। ओके, और थर्ड मतलब फोर्थ है पैकेज प्रोग्रामों को कृषकों तक पहुंचाना। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने एक पैकेज निकाला किसी भी किसान के लिए, उसको एक सब्सिडी दर पे मान लीजिए उनके लिए कोई पैकेज है, जैसे सिंचाई सुविधा है या किसी भी चीज का है, तो आप क्या करोगे, इस हरित क्रांति के माध्यम से उसको कृषकों तक जो पहुंच है वो सुनिश्चित करोगे, जिससे वो क्या करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उस पद्धति को अपनाएंगे और पैदावार क्या होगा, अल्टीमेटली बढ़ेगा। तो ये हरित क्रांति का एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद बात करते हैं विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। वैसे तो सभी लोग लगभग थोड़ा बहुत वाकिफ रहते हैं, लेकिन ध्यान देते हैं पहले 1968 में, ये पहले का बात नहीं है, ये बाद का बात है। ओके, 1968 में अमेरिकी वैज्ञानिक रहते हैं विलियम गैड। गैड के बारे में याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूसैड के ये क्या रहते हैं, निदेशक रहते हैं। इन्होंने किया क्या है, ये चीज समझ लीजिए, इन्होंने जो हरित क्रांति शब्द है उसको दिया है। ऐसा नहीं है कि हरित क्रांति का जो है बोल सकते हो शब्द ही पहले आया और उसके बाद उस पे काम चालू हुआ, ऐसा नहीं है। विलियम गेट ने बाद में देखा और बाद में इसका जो है नामकरण किया। ये पहले ही चालू हो गई थी जब हमारे यहाँ प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध मतलब 1914 से 1918 का जो आपका जो बोल सकते हो ये 4 साल रहते हैं, ये आपके लिए पता होगा आपको कि विश्व युद्ध चल रहे थे, तो उस समय ही शुरुआत हो गई थी। और शुरुआत करने वाले थे नॉर्मन बोरलॉग। ओके, नॉर्मन बोरलॉग ने 1914 के दशक में ये देखा कि हरित क्रांति की जरूरत किसको है, विश्व को है। वो धीरे धीरे काम करने लगे। अमेरिका के आयोवा प्रांत, इसको आप याद कर सकते हो, इस प्रांत से, ये छोटे से जगह से बोल सकते हो, ये आयोवा प्रांत जो बड़ा मतलब एक जगह है बोल सकते हो, वहां से ये शुरू हुआ था। शुरुआती तौर पे जब वो शुरू किए तो लोगों ने हो सकता है उसका विरोध किया हो। धीरे से जब इसको रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन ने मैक्सिको में विस्तार किया, तो हो सकता है क्वेश्चन में पूछ दे कि हरित क्रांति को विश्व में विस्तार करने का श्रेय किसको जाता है, रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन, ये ध्यान रखना। और मैक्सिको में इसका विस्तार हुआ था। उसके बाद नॉर्मन बोरलॉग, इनको जो है 1970 में शांति का नोबेल भी दिया गया था। अब शांति का ही नोबेल क्यों दिया, क्योंकि विश्व जब खाद्य संकट की स्थिति से गुजर रहा था तब उन्होंने हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट लाया। हरित क्रांति से पैदावार बढ़ी और वो जो खाद्य संकट की स्थिति है उससे विश्व थोड़ा सा जो है वो बोल सकते हो उबरा है। तो उस उबरने के कारण एक विश्व में मतलब शांति स्थापित हो गई ना, तो शांति का नोबेल दिया जाता है। जब कोई आप अच्छा काम करते हो तो शांति का नोबेल में उसको दे दिया जाता है। उसके अलावा याद रखना, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस प्रजाति पर किया था, तो बोने प्रजाति की गेहूं पर। यह क्वेश्चन आता है किस पर किया गया था, तो गेहूं पर। उसके बाद भारत में हरित क्रांति, तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय बोलोगे तो 1966-67 में। वैसे तो इसकी जो कार्य योजना है 1965-64 से शुरू हो गई थी, जिस समय हमारे यहाँ प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और आपके खाद्य मंत्री थे बाबू जगजीवन राम। लेकिन इनको जो बोल सकते हो प्रोसेस के थ्रू, मतलब एक प्रोसेस के रूप में शुरू किया गया जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार रहती है और हमारे यहाँ सी चिदम्बरम जो है खाद्य मंत्री रहते हैं, उनके द्वारा उस समय बोल सकते हो ये पूरा शुरू होता है ना। तो एमएस स्वामीनाथन रहते हैं जो तमिलनाडु चेन्नई के रहते हैं व्यक्ति। इनके बोल सकते हो ये कृषि वैज्ञानिक रहते हैं। 1966 से 67, स्पेशली 67 को ध्यान रखना, पूरा हरित क्रांति लागू हो गया था। एमएस स्वामीनाथन ने ये पूरा कार्यकल्प जो है, कार्यक्रम जो है सेट किया हरित क्रांति का, जिस समय जो है हमारे यहाँ राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। चिदम्बरम सुब्रमण्यम या सी सुब्रमण्यम जिसको कहा जाता है, इनको हरित क्रांति का शिल्पकार कहा जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले सरकार के पास आता है, सरकार कोई कार्य योजना बनाती है, उसके लिए वो किसी कृषि वैज्ञानिक को पकड़ती है और पूरा काम होता है। ये पूरा एक प्रोसेस होता है, प्रोटोकॉल होता है। तो हरित क्रांति के शिल्पकार बोलेंगे तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम या सी सुब्रमण्यम।
लेकिन अगर हरित क्रांति के जनक बोलेंगे भारत में तो आपको याद रखना है कौन, MS स्वामीनाथन। ये पॉइंट को याद रखिएगा, थोड़ा पॉइंट का इश्यू है उसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं हो सकता अभी। ओके, भारत में हरित क्रांति का विकास बात करें तो 3 चरणों में होता है, ये चरण भी पूछे जा सकते हैं। पहला चरण है 1968 से 80, फिर पकड़ना है 81 से 95 और 95 से अब तक का जो सफर है, तो 67 से 80, 81 से 95 और 95 से अब तक का। दूसरा वाला जो है जहां पर जो है द्वितीय हरित क्रांति में कुछ अलग चीजें जो है शामिल हुई थी, और पहला वाले में एक शुरुआती था, और जो अब चल रहा है वो हम धीरे धीरे पूरे आधुनिकता की ओर जा रहे हैं। लेकिन अब हरित क्रांति में हमने एक और चीज जोड़ दिया है, जैविक क्रांति को, यानी कि अब हम जो कीटनाशक उर्वरकों का, रसायनों का जो उपयोग करते हैं उसके बदले हम क्या करेंगे, जैविक जो है कीटनाशक है, जैविक बोल सकते हो उर्वरक, उनका प्रयोग करेंगे। तो हरित क्रांति का हम विकास कंटिन्यू कर तो रहे हैं, पर जो आज हमारा जो देश है या विश्व है वो एक प्रकार से जैविक खेती की ओर डिपेंड होना चाह रहा है। कारण भी है क्योंकि पर्यावरणीय दुष्परिणाम इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब हम अगर जैविक खेती को नहीं अपनाते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भूमि हमारी उर्वर बचेगी ही नहीं। ओके, तो चले स्टार्ट करते हैं और आगे चीजों को। तो हरित क्रांति का देखोगे तो कौन कौन सी फसल पे हुआ, तो जैसे गेहूं, मक्का, गन्ना, बाजरा, यानी कि खाद्यान्न फसल से हुआ था। खाद्यान्न फसल पे ही प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने में जो हरित क्रांति उसने काफी हेल्प किया। तो हरित क्रांति के लिए क्या क्या प्रयास हुए थे वो देखते हैं, कैसे कैसे प्रयास हुए। पहला, हरित क्रांति का क्या क्या प्रयास था। पहला, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, मतलब जैसे आप यूज करते हो नाइट्रोजन उर्वरक है ना, फॉस्फेट, ये सभी क्या है, रासायनिक उर्वरक है। दूसरा है उन्नत प्रमाणिक बीजों का प्रयोग। आजकल तो हमारे यहाँ योजना भी चलती है, आपको पता होगा, बीज अदला बदली योजना। आप जो है परंपरागत आपके पास जो बीज है लेके आओ, हमारे पास से प्रमाणित बीज लेके जाओ। तो उन्नत प्रमाणित बीज ऐसे जो लैब में टेस्टिंग किया हुआ है, जिसकी गुणवत्ता के बारे में हर एक डिटेल एक गवर्नमेंट के पास या कृषि वैज्ञानिक के पास है, और वो बता सकता है कि कौन से की पैदावार ज्यादा अच्छी होगी। अगर उसमें कुछ कमी है तो फेर बदल करके नई संकरित प्रजाति बनाते हैं और उसको जो है लोगों को बांटते हैं कि आप इसका यूज करो। तो वही उन्नत प्रमाणित बीजों का प्रयोग पर इस पे बल दिया गया। सिंचाई सुविधा का विकास और विस्तार यहीं से आपका शुरू होगा। वैसे तो पहले ही हमारे यहाँ सिंचाई सुविधा के लिए डैम वगैरह बनने लगे थे, पर जो आपका नलकूप है, तालाब है, ऐसी जो चीजों का विस्तार और विकास जो है ना, वो हरित क्रांति के बाद ज्यादा हुआ है। इसीलिए आप देखोगे सिंचाई में कि जो पंपों में सब्सिडी देना या जो ट्यूबवेल वगैरह के लिए सब्सिडी देना, किसानों को जो है उस योजना का लाभ देना, ये कहीं ना कहीं हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ही हुआ। उससे पहले उतना नहीं था, लोग अपने खर्चे में बनवा लेते थे, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको जो है विस्तार करना जो है चालू कर दिया। तो याद रखना, कृषि सुविधा का विकास विस्तार। बहुफसली कार्यक्रम, पहले क्या होता था, हमको जिस फसल की जरूरत होती थी हम वो केवल वो फसल लेते थे और हमारा काम खत्म हो जाता था। लेकिन यहाँ भी ये होता है कि आप जो हो अब जो है टाइम टू टाइम कई प्रकार के फसल ले सकते हो, ज्यादा उत्पादन ले सकते हो। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग, इसके बारे में समझते होंगे आप। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर, ये सारी चीजें आपने जो है यूज करना चालू कर दिया, और ट्रैक्टर के थ्रू आप जो हो हल भी यूज करने लगे, जो परंपरागत हल थे उसके एवज में बोल सकते हैं। कृषि सेवा केंद्र की स्थापना, ये क्या काम करता है, किसानों को कोई जो है फसल देनी, फसल का जो है बीज जो है देना है, या उनको कोई क्या करना है, एक प्रकार से बोल सकते हो कोई कीटनाशक वगैरह या खाद वगैरह का जो वितरण है उसको भी आप ले सकते हो। या ऐसी चीज जहां पे कृषकों को सलाह दी जाए कि वो अच्छे से पैदावार ले सके या नई आधुनिक तकनीक को अपना सके, इसके लिए कृषि सेवा केंद्र की स्थापना भी जो है यहीं से शुरू हुई। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा कृषि उद्योग निगम की स्थापना। जो कृषि उद्योग निगम है उसमें हमारे यहाँ कुछ कुछ निगम भी स्थापित किए गए। ये भी हमारे यहाँ हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। जैसे कि 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम जो है स्थापित हुआ था। तो जो कृषि उद्योग निगम है इसको भी हमने हरित क्रांति के अंतर्गत ले लिया, ताकि इसके माध्यम से जो है, जैसे बीज निगम है तो बीज जो है बांटेगा, तो हम हरित क्रांति में जोड़ देते हैं। इस प्रकार से सहकारी विकास जो निगम है, इसके माध्यम से अब सहकारी विकास है तो भाई वित्त वगैरह की व्यवस्था या सारी चीजें इसके माध्यम से हो जाती है, इसको भी हरित क्रांति में जोड़ दिए। विश्व बैंक यहाँ पे राष्ट्रीय बीज परियोजना शुरू किया,
इसको भी हमने हरित क्रांति के दायरे में ले लिया। उसके अलावा कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये क्या करते थे, ऋण वगैरह देते थे, वित्त देते थे, तो हमने भी इसको जो है हरित क्रांति में डाल दिया। अब क्यों डाला, ताकि इसके माध्यम से कृषकों को जो पूंजी है या जो भी उनको चीज चाहिए है ना, जो भी अपने खेतों में लगाना है, इसके लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में वित्त या पूंजी उपलब्ध रहे। इसके लिए हम जो है क्या करें, बैंकों को जोड़े और उनको बीज वगैरह मिलती रहे। इसके लिए हमने बीज विकास निगम को जोड़ा और उनको जो है एक बोल सकते हो एक प्लेटफॉर्म मिलता रहे विपणन के लिए, चाहे वित्त के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए, उसके लिए सहकारी विकास निगम से जोड़ दिया। तो कुल मिला के कृषि उद्योग निगम की स्थापना भी हरित क्रांति का एक प्रमुख प्रयास रहा है। मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, सॉइल टेस्टिंग हम करते क्यों है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी सॉइल में कौन से पोषक तत्वों की मात्रा एब्सेंस है, जिसके कारण जो है हम खेती नहीं कर सकते, या कौन सा पोषक तत्व हम उस पर डालकर खेती की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो मृदा परीक्षण जरूरी है। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, इसके लिए दो याद रखना, दो, एक कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर और कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय इम्फाल, ये दोनों चीज को याद रखिएगा। ओके, केंद्रीय विश्वविद्यालय इम्फाल और कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, ये दोनों ही कृषि शिक्षा अनुसंधान में आएंगे। ये भी हरित क्रांति के प्रयास थे। ओके, पहला कृषि विश्वविद्यालय था पंतनगर वाला। चले, हरित क्रांति की क्या क्या विशेषता है देख लेते हैं। पहला, अधिक उपज देने वाली फसल किस्में, ऐसी किस्में जो कि आपका ज्यादा पेड़ आएगा, ज्यादा पैदावार करेगा। सुधरे हुए बीज, मतलब प्रमाणिक बीज जिसको आप बोलते हो, अच्छा बीज जिसमें उच्च क्वालिटी रहेगी। रासायनिक खाद, वही उर्वरक, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ये सभी चीजें डालोगे आप। गोबर खाद, जैविक खाद के बदले, है ना, उस समय लोगों को पैदावार चाहिए थी ना, तो लोगों को एकदम चढ़ा हुआ था, बोल सकते हो, खाद बढ़ाना है वाला। गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ये एक कार्यक्रम चला था, इसके बारे में देखना। लघु सिंचाई, छोटे छोटे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना। कृषि शिक्षा को इस समय बढ़ावा दिया गया ताकि लोगों को कृषि के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। फिर धीरे से हमारे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से सब लोग एग्रीकल्चर लेके पढ़ने लगे और फिर कृषि वैज्ञानिक बनते गए, है ना। पौध संरक्षण और भू संरक्षण, पौधों का संरक्षण करोगे। भू संरक्षण मतलब मृदा की उर्वरता को बनाओगे, उसका जो भूपर पट्टी जो उसकी या लेयर जो है वो समाप्त होती जा रही है, उसको संरक्षित करोगे। फसल चक्र मतलब एक साथ जो है अलग अलग प्रकार के फसल जो अपनाओगे तो फसल चक्र एक बन जाएगा, जिससे आपका भूमि का कटाव नहीं होगा, वो बचा रहेगा। किसानों को बैंकिंग सुविधाएं दोगे इसके माध्यम से, मतलब उनको वित्त की सुविधा दोगे, तो ये सारी चीजें रहेंगी इनके अंतर्गत। उसके बाद देखोगे हरित क्रांति का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ। तो वैसे तो उत्तर पश्चिम भारत में हरित क्रांति ज्यादा मात्रा में फैली, इसके कई कारण थे, तो उन चीजों को देखते हैं। पहला, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना, ये कुछ क्षेत्र है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र लिखा है, लेकिन तमिलनाडु में क्यों हुआ, क्योंकि अब स्वामीनाथन थे, तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में भी थोड़ा सा देखने को मिला। बाकी ऐसे पूरा उत्तर पश्चिमी और उत्तर वाले कुछ राज्य में, यहाँ कुछ एरिया में देखने को मिला था। स्पेशली पंजाब, हरियाणा, यूपी साइड ज्यादातर देखने को मिला। राजनीति, अब इसका कारण क्या था, तो राजनीतिक प्रशासनिक प्रतिबद्धता, मतलब वहां की सरकारें ही प्रतिबद्ध थी कि हम इसको क्या कर लेंगे, अपना लेंगे। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि उस समय जो तत्कालीन सरकार रही हो वो राज्य में भी रही हो, तो केंद्र की योजना को जल्दी अपना लेते हैं ना उन लोग। तो एक प्रशासनिक राजनीतिक प्रतिबद्धता पहला चीज। दूसरा, उपलब्ध संकर बीज के लिए जो जलवायु है उत्तर पश्चिम भारत की, वो क्या थी, अनुकूल थी, है ना। ये आंध्र तमिलनाडु में बोल सकते हैं ये भी था, लेकिन स्पेशली आपको ध्यान रखना है पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश वाला एरिया। तो यहाँ पे भारत की जो जलवायु है ना, वो मक्का, ज्वार, बाजरा के लिए बोल सकते हो, या गेहूं वगैरह के लिए थोड़ा सा एक अनुकूल जलवायु देता है, तो आप उससे पकड़ सकते हो। शुष्क क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे नहर सिंचाई और संरचनात्मक सुविधाओं का पर्याप्त विकास दिया गया, क्योंकि सूखे क्षेत्र थे तो हमारी फिर मजबूरी हो जाती कि हम सिंचाई सुविधा वहां लगाएंगे, है ना। संस्थागत समस्याएं किसी भी प्रकार की नहीं थी, इसलिए भी हमने यहाँ पे क्या किया, हरित क्रांति का विस्तार किया। अब कौन कौन सी किस्में इसमें यूज हुई थी, तो विश्व में देखो गेहूं का लार्मा रोजो, है ना, या लार्मा रोजा भी बोलते हैं जिसको, 64 है ना, नोरिन तथा सोनारा 64, है ना, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे। चावल का था ताइचुंग, जिसमें IR 36, IR 64 की किस्में थी। उसके अलावा जो है आप बोल सकते हो भारत में, तो भारत में गेहूं, है ना, एक IR 74 करके भी है, उसको भी देख सकते हो, IR 74 करके। ओके, गेहूं की जैसे भारत में देखोगे तो सोनारा, है ना, सोनारा जो 64 था ये वाला, वो हो गया सरबती सोनारा, इसलिए सरबती गेहूं हमारे यहाँ बोई जाती है, ऐसे बोलते हैं। चावल का जो लार्मा रोजा था, है ना, 64 या लार्मा रोजा, उससे हमको पूसा लार्मा बन गया सॉरी, मतलब गेहूं में भारत की पैदावार की क्या थी, सरबती सोनारा,
और पूसा लार्मा, है ना, पूसा लार्मा और सरवती सोनारा। तो सरवती गेहूं, पूसा, पूसा मतलब पूसा बासमती, वही चावल, तो इसको आप पकड़ सकते हो, सरवती गेहूं, पूसा चावल, ऐसा करके। तो ये भारत की प्रजाति थी। अब हमारे यहाँ स्पेशली तो रबी फसल जो गेहूं है उसी पर प्रभाव दिखा, लेकिन कहीं एक बार अगर आपको क्वेश्चन पूछते कि हरित क्रांति का प्रभाव को फसलों के अनुसार जो है जमाइए, तो क्रम क्या रहेगा, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। ओके, पकड़ना, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। इस जो बोल सकते हो स्थिति में वो जो है बटा हुआ था आपका हरित क्रांति, मतलब गेहूं में ज्यादा प्रभाव पड़ा, फिर धान में, फिर मक्का, फिर ज्वार, फिर बाजरा में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हरित क्रांति के क्या क्या उद्देश्य थे। तो पहला तो भूखमरी की समस्या को समाप्त करना। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला जो है राष्ट्र है, और यहाँ जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती है उनको आपको भरण पोषण करने के लिए सुख सुविधाएं देना ज्यादा जरूरी हो जाता है, और वहां पर अगर भूखमरी की समस्या हो गई तो काफी ज्यादा मात्रा में मौतें भी हो सकती है। तो इससे आपकी जनसंख्या की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो भूखमरी की समस्या को दूर करना इसका क्या रहा, पहला बोल सकते हो उद्देश्य था। दूसरा था समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम कई तरीके से हो सकते हैं। एक तो आप रोजगार दोगे, दूसरा वहां पे जो है भुखमरी की समस्या नहीं होगी, तीसरा वहां पे ऐसा हो सकता है कि लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, ये हो सकता है। उसके अलावा कच्चे माल की पूर्ति भारत से ही हो। अगर ग्रामीण भारत में आप चीजों की पैदावार करने लगोगे, वो चीजें जाएगी कहाँ पे, मार्केट में पूरा कच्चा माल अवेलेबल होगा, तो यहाँ पे ही उद्योग धंधे जो है खुद भारत में ही लग जाएंगे, और भारत को बाहरी लोगों से आयात करने की जरूरत नहीं महसूस होगी। ओके, कच्चा माल जो है भारत में मिलेगा, उद्योग धंधे लगेंगे, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, है ना। उसके अलावा जैसे आप सॉइल टेस्टिंग करते हो तो आपको पता चलेगा कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है ना, कौन सी जलवायु किस फसल के लिए उपयोगी है। सारी चीजों का पता तभी चल जाएगा जब आप वैज्ञानिक कृषि को अपनाओगे, है ना। गैर औद्योगिक राष्ट्रों में प्रौद्योगिकी का प्रसार हुआ। कैसा बोल रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ भारत एक विकासशील राष्ट्र है, जहां पे हमारे यहाँ उतना ज्यादा हम उद्योगों पे बल नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं हम जब कच्चे माल का हमारे पास उपलब्धता होगी तो हम प्रौद्योगिकी की ओर, है ना, प्रौद्योगिकी की ओर बल देंगे। उसके बाद कई प्रकार की फसलें जो है एक साल में हम उगा पाए, ऐसी तकनीकों को अपनाने लगेंगे। तो ये चीजें जो है लगभग इसमें आएंगे। अब उसके बाद एक पॉइंट आता है हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना। ओके, मैंने ये वीडियो फास्ट किया है, कई लोगों ने मेरे को कमेंट किया था कि आप स्लो कर रहे हो, तो मैंने फास्ट किया है। अगर किसी को फास्ट लगता है तो स्लो मोड में देख लीजिएगा। ओके, हरित क्रांति कृषिोन्नति योजना, ये योजना आई थी 2005 में। ओके, 2005 में आई थी। इस समय आप बोल सकते हो हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम के समय की बात है ये, तो देख सकते हो आप। किसानों की आय में वृद्धि और कृषि का जो वैज्ञानिकरण है वो यहाँ पे हुआ। आय वृद्धि करने का मतलब है जो आप दोगुनी वृद्धि। ओके, आय की वृद्धि में क्या बात करते हो, किसानों की आय दुगनी करना। ओके, कृषकों की आय दुगनी करना वाला भले ही आपको जो है आज कॉन्सेप्ट दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस समय ही भी शुरू हो गया था जब कृषिोन्नति योजना आई थी। कृषि का वैज्ञानिकीकरण करना मतलब आप ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सारी चीजें अपनाओगे, है ना। उसके अलावा कीटनाशक अपनाओगे, वो सारी चीजें आएंगी। उसके बाद इसी के अंतर्गत कृषिोन्नति योजना में अम्ब्रेला योजना आई। इस अम्ब्रेला योजना को आपको पकड़ना जरूरी है, जिसमें 11 योजनाएं थी, 11 मिशन था। पहला था एकीकृत बागवानी मिशन। ओके, थोड़ा सा ये छोटा हो गया फॉन्ट यहाँ पे। एकीकृत बागवानी मिशन, MIDH भी बोलते हैं इसको, है ना। दूसरा था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी वाला जो आया था, उसके लिए एक्ट वगैरह भी तो हमारे यहाँ आए हैं, है ना। तो ये दूसरी थी। तीसरी थी राष्ट्रीय सतत कृषि का मिशन, NMSA, कृषि विस्तार का प्रस्तुतिकरण, सेम, है ना। बीज और पौधरोपण सामग्री पर उपमिशन, SMSP, कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन, SMAM, पौध संरक्षण और पौध संरोधक से संबंधित उपमिशन, SMPPQ, कृषि जनगणना अर्थशास्त्र सांख्यिकी पर एकीकृत योजना, ISACES, है ना। कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना, ISAC, कृषि विपणन पर एकीकृत योजना, ISAM, कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, NEGPA। ये सारी चीजें एक अम्ब्रेला योजना की 11 मिशन थी, या कृषिोन्नति योजना की 11 मिशन थी। आप में से इसको डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा शामिल था, कौन सा नहीं था। ये सारी चीजें में, ये 11 चीजों को याद कर लीजिएगा, कृपया करके क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। ओके।
चलिए, हरित क्रांति की सहायक संस्थाएं, तो हरित क्रांति में कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं थी जिसने सहयोग दिया? एक था आइसोपाम, दलहन तिलहन पाम तेल और मक्का एकीकृत योजना वाली जो थी। नाफेड को जानते हैं आप, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो 1958 में आया। ट्राइफेड है ना, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि 1987 में स्थापित हुआ। मार्कफेड, मार्केटिंग फेडरेशन, ये जो है, ये चारों जो है इसके अंतर्गत संस्थाएं थी जिसने हरित क्रांति को एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया। उसके बाद हमारी हरित क्रांति की उपलब्धियां देख लेते हैं। जैसे 65-66 की तुलना में जब आज हम जितना पहुंच चुके हैं उसमें लगभग 175% खाद्यान्नों में वृद्धि हो गई। समझ सकते हो आप, 1% वृद्धि भी नहीं, 175%। गेहूं में इसका प्रभाव ज्यादा पड़ा है ना। उत्पादन में बोल सकते हो 562% और 6 गुना वृद्धि हो गया। 6 गुना वृद्धि 562% है ना, बहुत ज्यादा होता है। चावल में 3 गुना वृद्धि हुआ है ना, और दाल में मामूली वृद्धि हुआ। तो पूछ सकता है गेहूं में कितना वृद्धि हुआ? 6 गुना। चावल में 3 गुना है ना। मक्का मतलब दाल में मामूली वृद्धि देखने को मिली। दाल वाले तो बाद में आए हैं, शुरुआती में केवल खाद्यान्न फिर था, दूसरा हरित क्रांति में दाल आया था, उसमें तिलहन विलहन भी आया। इसको पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ 1987 का सूखा हुआ। देखो, हरित क्रांति की शुरुआत ही हुई थी सूखा उखा से। जैसे विश्व में खाद्य संकट आया तो हरित क्रांति आया। भारत में बंगाल में अकाल पड़ा था 1950 के दशक में, तो उसके बाद हरित क्रांति का हुआ। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने जब कहा था प्रधानमंत्री बनने के बाद, सभी चीजों के लिए इंतजार किया जा सकता है लेकिन कृषि के लिए नहीं, है ना। तो एक पॉइंट था, उसको लेके फिर शुरू हुआ था। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ हरित क्रांति शुरू हुआ, हरित क्रांति का पहला चरण थोड़ा सा हम लोग को लगा अच्छा हो रहा है, तो दूसरा चरण आया जब 81 से 85 के बीच में, है ना। तो उस 81 से 95 के बीच में, तो 1987 में है सूखा आया। और उस सूखा के बाद हरित क्रांति का पुनर्मूल्यांकन करने पे पता चला कि हमको अभी भी जरूरत है हरित क्रांति में, अभी और आवश्यकता है, और हमारे बीच अभी भी कृषि की कुछ समस्या बनी हुई है जिसको हमको दूर करने के लिए हरित क्रांति पे डिपेंड होना ज्यादा जरूरी है। तो हरित क्रांति का दूसरा चरण आया था 1981 से 95। उसी में आपको याद रखना है 87 के समय ये द्वितीय चरण का जो पूरा कार्यक्रम है वो ज्यादातर बोल सकते हो चरम पर था। इस चरम में बोल सकते हो आप 14 राज्यों के 169 जिलों को चुना गया। और ये ऐसे जगह थे जहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध थे, पर हम कृषि जो पद्धति है उसके लिए परंपरागत तकनीकों पे डिपेंड थे, ना कि नवीन कृषि तकनीकों पे। तो इन 14 राज्यों के 169 जिलों पे नए कृषि तकनीक का उपयोग किया जा सके, इसके लिए हम यहाँ पे लागू किए, है ना। उसके बाद हमने पूरे भारत में इस हरित क्रांति को विस्तार करने पर बल दिया, जिसमें आपका पूरा मध्य भारत, पूर्वी भारत, तटवर्ती भारत, पठारी भारत, सारे जगहों को हमने शामिल कर लिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दूसरे चरण में, है ना, भारत के किन क्षेत्रों में लागू किया गया, तो ऐसे हर एक क्षेत्र जो बच गए थे उन सभी को लगभग दूसरे चरण में शामिल कर दिया गया। और एक चीज और, फसल विस्तार की नीति किस में अपनाई गई थी, किस चरण में? तो याद रखना द्वितीय चरण में, जिसमें चावल के साथ साथ दलहन तिलहन को प्राथमिकता ज्यादा दी गई। पहले चरण में गेहूं ज्यादा प्राथमिकता था, बाकी लोग धान मक्का जो है कम प्राथमिकता था। लेकिन धीरे से क्या है, चावल को, दलहन को, तिलहन को, इसको प्राथमिकता ज्यादातर देने लगे द्वितीय हरित क्रांति में। इसलिए चावल, दलहन, तिलहन की पैदावार दूसरे चरण से बढ़ी है। उसके अलावा हमने ट्यूबवेल, डीजल पंप सेट सिंचाई, है ना, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, ये सारी चीजों का जो विस्तार है वो भी करना शुरू कर दिया। ये भी द्वितीय चरण का बात है। पहले चरण में क्या है, सिंचाई सुविधाओं को हम देखते थे, सिंचाई सुविधाओं को करते थे, तालाब वगैरह नलकूप खुदवाते थे। लेकिन दूसरे चरण में क्या कर दिया हमने, ज्यादा दे दिया। डीजल विजल पंप सेट बांटना, है ना, सब्सिडी पे हम जो है मतलब बड़े बड़े मोटर पंप वगैरह दे रहे हैं, स्प्रिंकलर दे रहे हैं, ड्रिप सिंचाई दे रहे हैं, ये सब को ला दिए। तो हरित क्रांति के चरणबद्ध तरीके में ऐसा नहीं है कि सिंचाई सुविधा केवल प्रथम में हो, वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ऐसा तरीके है। उसके बाद आता है एक सदा हरित क्रांति। ये विचार भी एम.एस. स्वामीनाथन की का ही है ना। तो ये वैसे तो कॉन्सेप्ट बोल सकते हो अभी 21वीं सदी का ही है सदा हरित क्रांति। देश में वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन को 210 मिलियन टन से जो है आपको कितना करना है, वर्तमान स्तर से दोगुना करके 420 मिलियन टन करना है करके सदा हरित क्रांति जो है लाई गई। मतलब डायरेक्ट बात है, खाद्यान्न उत्पादन को डबल करना ही क्या है, सदा हरित क्रांति है।
उसके लिए क्या करोगे आप? वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करोगे, जैविक कृषि में शोध को बढ़ावा दोगे। आजकल तो जैविक कृषि को अपनाना है, जैसे नरवा घुरुआ बारी है ना, नरवा घुरुआ वाला, ये भी हमारा जैविक खेती का अंग है, तो ये भी एक हरित क्रांति का बोल सकते हो घटक टाइप का ही है। आवश्यकता क्यों महसूस हुई हमको इन हरित क्रांतियों की, इसको भी देख लेते हैं। सदा हरित क्रांति की, तो मिट्टी के स्वास्थ्य का उन्नयन करने ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। लैब टू लैंड प्रदर्शन को बढ़ावा देना, यानी कि लैब में कोई फसल भी बनाए हो उसको लैंड में लेके आओ, लैब में कोई खातू माटी बनाए हो उसको लैंड में लेके आओ। लैंड मतलब आपका भूमि पे उपयोग करो, तो ये सदा हरित क्रांति का आवश्यकता था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये बहुत बड़ा चीज होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना ताकि जल का जो बोल सकते हो उपलब्धता है बनी रहे। किसानों को उचित मूल्य पे खाद उपलब्ध कराना, उचित मूल्य पे खाद उपलब्ध कराओगे तो आपका पैदावार जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, उसके लिए है। ओके, एक मिनट, ये थोड़ा हो गया है मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों को उचित मूल्य पे जो खाद उपलब्ध कराना था, मतलब आपको डायरेक्ट उसको क्या करना है, उनको ज्यादा से ज्यादा खाद वगैरह उपलब्ध करा के उनका पैदावार को बढ़ाना है। अब हरित क्रांति में सारी चीजें तो हो गई, पढ़ ले हमने। चुनौतियां क्या आई हमारे सामने? एक तो पहला, जोत का आकार छोटा था, छोटे छोटे खेत थे, हम वैज्ञानिक तकनीक को कैसे अपनाएं, कैसे ट्रैक्टर लेके जाएं। बटाईदारी व्यवस्था एकदम छोटा छोटा है, कैसे वहां पे पैदावार को हम ले, शेयरिंग है ना, अरेंजमेंट बोल सकते हो। भूमिहीन कृषक हैं, निर्धन कृषक है, उनकी ज्यादा अधिकता है। उन लोग क्या करेंगे, दूसरे का रेंट वेंट में लेके खेती कर रहे हैं, तो दूसरे खेत में कैसे वो वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएं? गाली नहीं देगा सामने वाला कि मेरे खेत में कीटनाशक मत डाल करके। तो जोत का छोटा आकार, बटाईदारी व्यवस्था या भूमिहीन कृषकों की अधिकता, ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम हरित क्रांति को लागू कैसे करें, है ना। उसके अलावा आप देखोगे बाढ़ और सूखा प्रभावित क्षेत्र भी थे, तो वहां पे हरित क्रांति कैसा लाया जाए, ये भी एक प्रकार की चुनौती थी। कृषि भूमि पर संरचनात्मक सुविधाओं को विकसित करना, ये भी एक प्रकार की चुनौती थी, क्योंकि हर कोई लेना नहीं चाहता था सुविधा। तो ये सारी चुनौतियां थी। लेकिन हरित क्रांति इन चुनौतियों के बावजूद भी कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक परिणाम दे गया। तो सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े? प्रति हेक्टेयर उत्पादन वृद्धि हुई और भारत क्या बन गया? विश्व का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश बन गया, है ना। उत्पादन अच्छा हुआ तो भारत में क्या, आयात में कमी ला दिया भारत ने, बल्कि देश का माल देश में ही यूज होने लगा, निर्यात भी करने लगा भारत, तो ये भी निर्यात बढ़ा, है ना। उसके अलावा किसानों की आय बढ़ गई, आय बढ़ी तो उनकी जो हमारी जो कृषि थी वो पूंजीवादी कृषि होने लगी, और जो किसान है वो माल गुजार किसान बनने लगे, बड़े किसान बनने लगे, अच्छे गोटिया किसान बनने लग गए। प्रौद्योगिकी विकास हुआ, जैसे थ्रेसर, कटर, ट्रैक्टर, है ना, ये सारी चीजें आने लगी, रोटावेटर, हार्वेस्टर, ये सभी चीजों को ले सकते हो आप। प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, खेती में जो है एक प्रकार से हमको जो है कम लागत पर अधिक उत्पादन, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो सिद्ध हो गया। रोजगार भी बढ़ा, है ना। रोजगार कैसे बढ़ेगा भाई? फसल बोगे आप, खेतों में रोजगार बढ़ेगा, ज्यादा फसल लोगे तो अब कच्चा माल उपलब्ध है, उद्योग लगेंगे तो वहां पे भी रोजगार मिलेगा, मजदूर अवेलेबल हो जाएंगे, गांव में ही रोजगार मिल जाएगा उनको। तो ये सारी चीजें भी बढ़ी। नकारात्मक प्रभाव भी हुआ, जैसे तो पहला चीज, एक तो ये कुछ फसलों तक सीमित था, तो गैर खाद्य फसलें जैसे में जो है नहीं पड़ा, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि शामिल थे, उनमें थोड़ा अच्छा दिखा। लेकिन देखो आप, कपास, गन्ना, तिलहन शुरुआती दौर पे तो नहीं था ना, तो उनमें ये ना शामिल हो जाना, ये फसलों का शामिल ना किया जाना एक नकारात्मक प्रभाव था। उसके अलावा हर कोई किसान जो है एक तो रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करता, और जो करता है वो इतना ज्यादा प्रयोग करने लग गया पैदावार का लालच में कि पूरा भूमि का खास हो गया। पानी की खपत बढ़ गई, जितना ज्यादा सिंचाई सुविधा आप लगाओगे, पानी जो है ज्यादा बढ़ेगा तो जल स्तर नीचे चला जाएगा, है ना। नहर सिंचित क्षेत्र में जल जमाव की समस्या होने लग गई, है ना, जिससे मिट्टी क्या हो गई, सॉल्टी हो गई, लवणीयता हो गई, उत्पन्न हो गई मिट्टी में, है ना। तो सॉल्टी मिट्टी हो गई। जैसे पंजाब हरियाणा के क्षेत्र को देख सकते हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सॉल्टी जो सॉइल होती है उसको रेह या कल्लर कहा जाता है। तो रेह कल्लर का विकास भी हरित क्रांति के कारण ही, जमाव के कारण होने लगा। रासायनिक कीटनाशकों, उर्वरकों का प्रयोग से मिट्टी इतनी ज्यादा हाश हो गई कि उर्वरता कम हो गई, और भूमि का जो है प्रदूषण शुरू हो गया, बोल सकते हैं एक प्रकार से।
है ना। तो भूमि प्रदूषण से कारण भी जो है आज हम बीमारियों के घर हो गया हमारा शरीर, और नदी जल जो है वो भी प्रदूषित होने लगे क्योंकि भूमि का जो पानी है कहीं ना कहीं बह के यहाँ जाने लग गया, है ना। जैव विविधता की समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि हम परंपरागत फसलों को नष्ट करने लगे, अब हम आधुनिक तकनीकों पे आ गए, जिससे जो सूक्ष्म जीव थे, है ना, मृदा में उपस्थित, जो कि क्या करते थे, मृदा की गुणवत्ता को, उर्वरता को बनाए रखते थे, वो नष्ट होने लगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी नकारात्मक प्रभाव में। मनुष्य के स्वास्थ्य पे असर, इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, जैसा फसलों पर असर, दूसरा मनुष्य के स्वास्थ्य पर असर, तीसरा मृदा पर असर, चौथा पर्यावरण पे क्या असर हुआ, ये पॉइंट पॉइंट में भी आप बना सकते हो, अपने तरीके है वो। निष्कर्ष देख लेते हैं हमारा लास्ट पॉइंट। विकासशील देशों में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला, जैसे भारत है, भारत में पैदावार बहुत बढ़ा, है ना, कुछ फसलों पे ज्यादा बढ़ा जैसे गेहूं चावल में, है ना, लेकिन ये जो फसलों की पैदावार बढ़ी तो लेकिन गुणवत्ता जो है बहुत ही हाश हो गई, है ना। कीटनाशकों के प्रयोग से बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगी लोगों में, जो आज हम ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब बीमारियों से पीड़ित है, क्यों है, क्योंकि हम खा रहे हैं अल्टीमेटली खाद को, है ना। किसानों को जो है बीमा के लिए, भूमि निरीक्षण संरक्षण के लिए जागरूकता को तो लाई, है ना, उसके अलावा कई प्रकार की योजनाएं भी लाई गई, तो कृषकों को लाभ हुआ। तो पैदावार बढ़ा ऐसा नहीं, कृषकों को लाभ भी हुआ, पर लाभ के साथ साथ हमको हानि भी देता है, हमको कई चीजें जो है स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक है, बोलते हैं ना ज्यादा चीजें, तो वही हुआ यहाँ पे भी। ज्यादा पैदावार हमने लिया, ठीक है, हमारे पास पैसे बहुत आए, लेकिन हमने लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें यहाँ तक रही हरित क्रांति की। हरित क्रांति के बारे में और भी आपको डिटेल चाहिए हरित क्रांति का, तो आप जो हो बोल सकते हो, किसी बुक से प्रेफर कर सकते हो, बट जितना हो सकता था, जो भी इसके पॉइंट हो सकते थे, मैंने वो हर एक पॉइंट लाने का प्रयास किया था। जैसे सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, उस पॉइंट को भी आप आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इस तरीके से बांट सकते हो। निष्कर्ष को भी आप कैसे, कहाँ पे क्या असर पड़ा, उस पर बांट सकते हो। पर ये सब बांटने का कोई मतलब नहीं है। जब आप इन सारे पॉइंट्स को पढ़ोगे ना, तो आप फुट में भी क्वेश्चन दिए रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग वहां पे कैप्चर कर लेगा। ओके, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय जो है जय छत्तीसगढ़। आगे के लिए और भी वीडियो के लिए बने रहिएगा, और हमारी वीडियो जो है आती रहेगी कंटिन्यू। ओके, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।